हिमाचल के समाचार के पिछले कुछ हफ्तों की न्यूज पर ध्यान डाई 10 है। पहला न्यूज है हिमाचल प्रदेश अग्नि सुरक्षा सेवा अधिनियम 1984। हिमाचल प्रदेश में सरकारी और निजी दोनों तरह की अधिकतर इमारतों को दमकल विभाग से अग्नि सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नहीं मिला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अग्नि सुरक्षा सेवा अधिनियम 1984 के क्रियान्वयन के लिए नियमों को आज तक मंजूरी नहीं दी गई और अधिसूचित नहीं किया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। शिमला में बृहस्पतिवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग ओपीडी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। इस घटना के बाद अग्नि सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सुबह करीब 8:40 बजे घटी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और अस्पताल कर्मियों ने करीब 250 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि आग लगने से डॉक्टरों के 5 चैम्बर, 3 लिफ्ट और कैफेटेरिया को काफी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड महामारी के कारण भारी संख्या में रोगियों की आवाजाही को देखते हुए अत्यंत सतर्कता बरतने का सुझाव दिया था। हालांकि शिमला के इस अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक को दमकल विभाग से अभी तक एनओसी नहीं मिली थी। इसका निर्माण 30.90 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 मार्च को इसका उद्घाटन किया था। अस्पताल ने अप्रैल 2023 में एनओसी के लिए आवेदन किया था और उसे अभी तक यह मिली नहीं है। संभागीय अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने ये जानकारी दी। दूसरी न्यूज, न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग, पारदर्शिता और दक्षता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉफ में शनिवार को न्यायाधीशों के सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता लाएगा। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री का सम्मेलन में भाग लेने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते संविधान को आकार देने और इसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सम्मेलन न्यायालयों में कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो मुद्रा, सूचना और संचार सहित अन्य प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के समन्वय से प्रदेश हाईकोर्ट इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग 160 न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक न्यायाधीश AP शाही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, हिमाचल न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर मौजूद थे। इसके अलावा सम्मेलन में आमंत्रित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। अपने भाषण में न्यायाधीश बोस ने कहा कि त्वरित न्याय पाना नागरिक का अधिकार है, जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षतापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से शिमला में करवाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में भाग लेने पर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक कानून में समकालीन रुझान, उच्च न्यायालय के निर्णयों के पूर्ववर्ती मूल्य, आपराधिक कानून में विकास, ई-न्यायालय परियोजना का अवलोकन और प्रभावी न्यायिक प्रशासन के लिए उभरती और भविष्य की तकनीक पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने का काम करेगी। न्यायाधीश संजय करोल ने भी हिमाचल हाईकोर्ट की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि नाथू राम गोसे के ट्रायल का गवाह रह चुका शिमला का पीटर हॉफ अब इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का गवाह भी बन गया है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण विभिन्न विवादों को सुलझाने का एक साधन है। इस न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों के लिए तकनीक के अनुरूप कानूनी शिक्षा तैयार करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक न्यायमूर्ति AP शाही ने इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और हिमाचल न्यायिक अकादमी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में रेखांकित करने की आवश्यकता है। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीसरी न्यूज, वेटलैंड को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की आर्द्रभूमि वेटलैंड के रखरखाव बाबत केंद्र सरकार से ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने वेटलैंड के रखरखाव से संबंधित फंड का ब्यौरा 8 मई को कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हाई कोर्ट ने वेटलैंड की देखरेख पर संज्ञान लिया है। रेणुकाजी, खजियार और पौंग डैम वेटलैंड के रखरखाव को केंद्र सरकार ने 421.28 लाख रुपए जारी किए थे।
आर्द्रभूमि एक इस तरह का भूमि क्षेत्र है जिसमें या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से पानी होता है और यह एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को ग्रहण करता है। शीर्ष अदालत ने पाया था कि कई आर्द्रभूमि और झीलें गायब हो गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में 2 लाख से अधिक आर्द्रभूमि की पहचान की है, जिसने 2011 में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि एटलस तैयार किया था और 2,01,503 आर्द्रभूमि की मैपिंग की गई थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि केंद्र सरकार सभी 2,01,503 आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के लिए सूची तैयार करे और राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि संबंधित उच्च न्यायालय इसकी देखरेख करे। हाईकोर्ट के दखल के बाद प्रदेश सरकार ने वेटलैंड्स संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 बनाए। सरकार ने 15 जून 2017 को राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसका कार्य आर्द्रभूमियों की पहचान और संरक्षण करना था। चौथी न्यूज़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव किया है। ऐसे में अब इस योजना के तहत दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही महिलाओं को अब ये राशि 3 किस्तों में नहीं बल्कि 2 किस्तों में दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। पहले एक संतान होने पर ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब यदि किसी महिला की दूसरी संतान बेटी होती है तो दोबारा उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से प्रदेश की हजारों महिलाएं लाभान्वित होंगी। हालांकि मौजूदा समय में भी महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 में ये योजना शुरू की थी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। 150 दिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव में करवाना होगा पंजीकरण। योजना के लिए गर्भावस्था पंजीकरण 150 दिनों के अंदर होना चाहिए। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र या समीप में स्वीकृत स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क मिलेंगे।